चलिए दोस्तों, आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं स्टमक कैंसर। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, स्टमक कैंसर को हम गैस्ट्रिक कैंसर के नाम से भी जानते हैं या फिर इसे गैस्ट्रिक कैंसर भी बोला जाता है। इसमें स्पेशली होता क्या है कि जो हमारा स्टमक होता है, इस स्टमक की जो सेल्स होती हैं उनकी एबनॉर्मल तरीके से ग्रो होने लगती है। ठीक है, वो एबनॉर्मल तरीके से ग्रोथ होने लगती हैं जो कि अनकंट्रोल होती हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर अनकंट्रोल तरीके से सेल्स की ग्रो होगी, एबनॉर्मल तरीके से सेल्स की ग्रो होगी, तो होता क्या है फिर देखिए, दिस सेल्स ग्रोथ ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड अ ट्यूमर। तो अगर यहाँ पर एबनॉर्मल तरीके से सेल्स की ग्रो होने लगती है तो यहाँ पर फिर ट्यूमर का फॉर्मेशन होने लगता है। यहाँ पर टिश्यू का क्या बनने लगता है, ट्यूमर बनने लगता है। अब अगर यहाँ पर ट्यूमर बनता है तो ट्यूमर भी टू टाइप का होता है। एक होता है देखिए, अ ट्यूमर कैन बी बिनाइन और मैलिग्नेंट। एक होता है बिनाइन जो कि एक नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है। अगर यहाँ पर बिनाइन होता है तो वो ट्रीटमेंट के जरिए ठीक भी हो जाता है, और अगर बिनाइन होता है तो वो अदर ऑर्गन में स्प्रेड भी नहीं होता। ठीक है, जल्द ही ठीक भी हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, ठीक है, कैंसर वाला ट्यूमर होता है, तो ये अगर यहाँ पर हुआ है तो ये सारे स्टमक को भी अफेक्टेड कर सकता है और सारे स्टमक को भी डैमेज कर सकता है, और साथ ही साथ इसकी अदर ऑर्गन को भी स्प्रेड हो सकता है। जैसे कि लीवर में स्प्रेड हो सकता है, पैंक्रियाज में स्प्रेड हो सकता है, हमारे लंग्स में स्प्रेड हो सकता है, ब्लड वेसल्स और लिम्फ नोड के जरिए। तो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर हमारा कहलाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखिए, द मोस्ट कॉमन 85% केसेस ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर आर एडिनोकार्सिनोमा दैट अकर इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक म्यूकोसा। तो यहाँ पर स्पेशली ये बात की गई है कि जो हमारा स्टमक होता है, इसकी जो इनर लाइनिंग होती है, सबसे अंदर की जो लेयर होती है, वो म्यूकोसा से मिलकर बनी होती है। ठीक है, या फिर जो हमारा क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसकी 4 लेयर होती है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और सिरोसा। तो स्पेशली जो इनर लाइनिंग होती है वो हमेशा म्यूकोसा से मिलकर बनी होती है। तो इसमें क्या होता है, जो म्यूकोसा लेयर है, इसमें 80% जो कैंसर होता है वो इसी वाली लेयर में देखने को में हमें मिलता है। मतलब कि जो इनर लेयर में होता है वो सबसे ज़्यादा कैंसर होता है, मतलब 80% होता है। इसलिए इसका नाम रखा गया है एडिनोकार्सिनोमा। इसे हम एडिनोकार्सिनोमा के नाम से भी जानते हैं अगर इनर लेयर में कैंसर होता है तो। ठीक है ना, चलिए इसके बाद देखिए, अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ केसेस डेवलप इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक। अब जो लोअर पार्ट होता है स्टमक का, ये वाला पार्ट होता है, यहाँ पर देखें तो ये वाला पार्ट होता है, यहाँ पर देखें तो ये वाला पार्ट जो आप पाइलोरस देख पा रहे होंगे, इसमें 40% होते हैं कैंसर होने के चांसेस। ठीक है, यहाँ पर 40% होता है इस पाइलोरस में। देन देखिए, 40% डेवलप इन द मिडिल पार्ट, जिसे हम बॉडी बोलते हैं। तो जो बॉडी होती है, जो मिडिल पार्ट होता है हमारे स्टमक का, इसमें क्या होते हैं, चांसेस होते हैं 40% कैंसर होने के। ठीक है ना, इसके साथ साथ एंड 15% डेवलप इन दी अपर पार्ट ऑफ कार्डिया। देखिए, जो अपर पार्ट होता है जिसे हम कार्डिया बोलते हैं, यहाँ पर देखें तो इस वाले पार्ट को हम कार्डिया बोलते हैं, तो इसमें 15% चांसेस होते हैं कैंसर होने के। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कैंसर होता है स्टमक में, वो इनर लाइनिंग में ही होता है, मतलब म्यूकोसा वाली लेयर में ही होता है। ठीक है ना, चलिए इसके बाद अब हम ये समझते हैं कि ये क्यों होता है, कैंसर आखिर होता ही क्यों है हमारे स्टमक में, क्या रिस्पेक्टर होते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन विथ हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। हेलिकोबैक्टर पाइलोराई देखिए एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि हमारी स्टमक में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन को कॉज करता है, और यही एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि हमारे स्टमक में अल्सर को कॉज करता है, बार बार अल्सर पैदा करता है। ठीक है, तो अगर अगर आपको बार बार अल्सर हो रहे हैं, बार बार इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन हो रहा है, आपके क्रोनिक क्रोनिक तरीके से इन्फ्लामेशन हो रहा है आपके स्टमक में, तो चांसेस होते हैं आपको कैंसर होने के, आपके स्टमक में कैंसर का फॉर्मेशन भी हो सकता है अगर बार बार ऐसी कंडीशन हो रही है तो। अब देखिए, डाइटरी फैक्टर, कुछ डाइटरी फैक्टर भी होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं कैंसर को। जैसे कि देखिए, हाई साल्ट स्मोक्ड एंड प्रोसीड फूड। तो देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा सॉल्टी खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा तला भुंजा खाना खाते हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि आपके स्टमक की जो म्यूकोसा लेयर है वो अफेक्टेड होने के चांसेस होते हैं। साथ ही साथ अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं तो उसके कंडीशन में आपकी म्यूकोसा लेयर अफेक्ट हो सकती है और कैंसर हो सकता है। ठीक है, इसके साथ ही बात करें हम, देखिए लो फ्रूट एंड वेजिटेबल। अगर आप अपनी डाइट में फ्रूट नहीं ले रहे हैं, फल फूल नहीं खा रहे हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं ले रहे हैं, तो भी क्या हो सकता है कि जो हमारी म्यूकोसा लेयर है वो HCl के कारण अफेक्ट हो सकती है, और अफेक्टेड होने के कारण वहाँ पर कैंसर की सेल्स ग्रो कर सकती हैं। ठीक है ना, इसके साथ देखिए, हाई कंजप्शन ऑफ रेड मीट। अगर आप बहुत ज़्यादा रेड मीट का कंजप्शन करते हैं अपनी डाइट में, ठीक है, तो रेड मीट के कारण भी कहीं ना कहीं ये अफेक्ट कर सकता है कैंसर को। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए
स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजप्शन, अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग का यूज़ करते हैं, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, तो सिगरेट में तंबाकू का यूज़ होता है और तंबाकू एक ऐसी केमिकल कंपाउंड होता है जो कि कैंसर को परफॉर्म कर सकता है, उससे कैंसर हो जाता है, ठीक है। इसके कारण से होता है। साथ ही साथ अल्कोहल कंजप्शन, अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं, शराब पीते हैं, तो कहीं न कहीं ये भी चांसेस बढ़ा देते हैं कैंसर होने का। इसमें लीवर कैंसर हो सकता है, हमारे स्टमक में भी कैंसर हो सकता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं प्रीवियस स्टमक सर्जरी। अगर आपके लिए पहले कभी सर्जरी हुई है, ठीक है, पहले कभी स्टमक में किसी कारण से कोई सर्जरी हुई है, तो आपको चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कैंसर होने के, ठीक है। इसके बाद जेनेटिक फैक्टर, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्टमक, अगर आपकी फैमिली में कभी किसी को स्टमक कैंसर था, स्टमक कोई प्रॉब्लम थी, स्टमक में कैंसर था, तो मे भी चांसेस होते हैं कि किसी दूसरे पर्सन को, हेल्दी पर्सन को हो सकता है कि उसे भी कैंसर हो जाए। ये जेनेटिक भी हो सकता है, अगर पिताजी को था तो हो सकता है मे बी बच्चे में भी ये कंडीशन हो, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं परनीसियस एनीमिया। अगर परनीसियस एनीमिया की कंडीशन है, मतलब कि लॉन्ग टर्म विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी, अगर आपकी बॉडी में विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी कंटिन्यू है, ठीक है, लॉन्ग टर्म से विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है, तो कहीं ना कहीं चांसेस हो जाते हैं आपको स्टमक डैमेज होने के, आपके स्टमक में कैंसर होने के, ठीक है ना। इसके बाद ओबिसिटी, क्या होता है, जो ओबेस्ट पर्सन होते हैं, जो ज़्यादा मोटे पर्सन होते हैं, उनको डिसीज़ बहुत जल्दी अराइज होती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ओबिसिटी भी कॉज कर सकती है हमारे स्टमक कैंसर में, ठीक है। इसके बाद एज, एज ऐसे अफेक्ट कर सकती है, जो 55 ईयर्स से अबव एज वाले जो पर्सन होते हैं, 50 के अबव वाले जो पर्सन होते हैं, उनको क्या होता है, कैंसर होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, स्टमक कैंसर होने के चांसेस होते हैं उनको, ठीक है। इसके बाद लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं चांसेस हो जाते हैं आपको स्टमक कैंसर होने के, इसलिए आप प्रॉपर तरीके से फिजिकल एक्टिविटी करिए, एक्सरसाइज करिए, ठीक है। तो ये कुछ कारण होते हैं जिसके कारण कैंसर हो सकता है। चलिए, इसके बाद अब हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब अगर ऐसी समस्या होती है तो व्यक्ति को क्या साइन और सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट है हमारा डिस्कम्फर्ट और पेन इन दी स्टमक एरिया। तो जो हमारा स्टमक होता है, इस एरिया में क्या होगा कि बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होगा एक तो, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा आपको स्टमक में पेन होगा, दर्द होगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए डिफ़िकल्टी स्वालोइंग, जब आप खाना खाते हो तो उसे स्वालो करने में दिक्कत आएगी, ठीक है, प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ नोज़िया एंड वॉमिटिंग की जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है आपके लिए। साथ ही साथ इंडाइजेशन और हार्टबर्न। तो आपको पता ही होगा कि जो हमारा स्टमक होता है, ये डाइजेशन का वर्क करता है, डाइजेशन करता है फूड का, ठीक है। तो अगर ऐसी समस्या होगी, स्टमक में कैंसर होगा, स्टमक में कैंसर की सेल्स ग्रो करेंगी, तो जो आपका प्रॉपर तरीके से जो डाइजेशन होना चाहिए, वो फूड का डाइजेशन ठीक तरह से नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ हार्ट बर्न करेगा, मतलब कि जो आपकी छाती वाला ये रीजन होता है, यहाँ पर क्या होगा, बर्निंग सेंसेशन होगी, ठीक है ना। तो कुछ इस प्रकार से ये सिम्टम्स देखने को मिलेगा। साथ ही साथ लॉस ऑफ एपेटाइट, अगर व्यक्ति को ऐसी समस्या होती है कैंसर जैसे स्टमक में, तो व्यक्ति को भूख नहीं लगेगी, ठीक है, भूख नहीं लगेगी बिल्कुल भी। इसके साथ फीलिंग फुल क्विकली आफ्टर ईटिंग स्मॉल अमाउंट, अगर व्यक्ति थोड़ा सा भी खाना खाता है, स्मॉल अमाउंट में फूड लेता है, तो उसको ऐसा फील होगा जैसे उसका एब्डोमेन बहुत जल्दी भर गया हो, ऐसा फुलफिलनेस जैसा फील होगा, ठीक है, जैसे ही जल्दी ही पेट भर गया हो, ठीक है ना, थोड़ा सा खाना खाने पर भी। चलिए, इसके बाद देखिए वॉमिटिंग ब्लड और हैविंग ब्लड इन दी स्टूल। अब होता क्या है कि अगर आपको वॉमिटिंग आई है, ठीक है, तो वॉमिटिंग के साथ साथ होने के हो सकते हैं कि उसके साथ ब्लड भी आए, ठीक है, अगर आपको स्टमक में कैंसर हुआ है तो, ठीक है। साथ ही साथ हम बात करते हैं ब्लड इन दी स्टूल। तो जो स्टूल होता है, स्टूल के साथ भी ब्लड आने की संभावना हो सकती है अगर आपके लिए स्टमक में कैंसर है तो, ठीक है। तो ये सिम्टम्स देखने को मिलेगा हमें। साथ ही साथ देखिए डायरिया और कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या देखने को मिलेगी। साथ ही साथ फटीग, व्यक्ति बहुत ज़्यादा थका थका महसूस करेगा। साथ ही साथ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, व्यक्ति को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के चांसेस होंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ सिम्टम देखने को मिलते हैं हमें। चलिए, इसके बाद अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात, कि इसका कैसे डायग्नोसिस किया जाता है। तो फर्स्ट है हिस्ट्री कलेक्शन, देन फिजिकल एग्जामिनेशन। हम प्रॉपर तरीके से हिस्ट्री कलेक्ट देन फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। देन इसके बाद फीकल ऑकल्ट टेस्ट। फीकल ऑकल्ट टेस्ट मतलब ये होता है कि फीकल टेस्ट हम इसलिए करते हैं ताकि हमें ये एग्जैक्ट पता चल सके कि कहीं फीकल के साथ ब्लड तो नहीं आ रहा है, तो उसे डिटेक्ट करने के लिए फीकल ऑकल्ट टेस्ट करते हैं। साथ ही साथ ब्लड एंड अदर टेस्ट, इसमें ब्लड एंड अदर टेस्ट भी कुछ करते हैं ताकि हमें आइडेंटिफाई हो सके उसके कंपोनेंट का, ठीक है। इसके बेरियम सॉल्व, बेरियम सॉल्व की बात करें तो अगर कोई जो पेशेंट है जैसे ऐसी समस्या है, उसे बेरियम सॉल्व एक लिक्विड दिया जाता है, और वो बेरियम सॉल्व देने के बाद क्या किया जाता है, उसका फिर एक्सरे किया जाता है
ताकि जो डाइजेस्टिव ट्रैक होती है, जैसे स्टमक हो गया, इसोफेगस हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, उसे प्रॉपर तरीके से विजुअलाइज किया जा सके, उसे देखा जा सके प्रॉपर तरीके से। इसलिए बेरियम स्वैलो दिया जाता है। बेरियम स्वैलो देने के बाद एक्सरे किया जाता है और वहाँ पर फुल इमेज आ जाती है, ठीक है, इससे हेल्प से, ठीक है ना। इसके बाद अब हम बात करते हैं लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी में क्या करते हैं, जहाँ पर स्टमक होता है यहाँ पर क्या करते हैं, एब्डोमेन में स्मॉल इंसिजन करते हैं। सर्जन क्या करते हैं, स्मॉल इंसिजन करते हैं और इस लेप्रोस्कोप की हेल्प से क्या करते हैं, वहाँ की सेल्स को, टिश्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं कि वहाँ की जो सेल्स हैं, टिश्यू हैं, कितनी ग्रो कर रही हैं, कितनी नहीं ग्रो कर रही हैं, ठीक है, कितना डैमेज हुआ है। और ये इसके माध्यम से वहाँ का सैंपल भी लिया जाता है ताकि हमें आइडेंटिफाई हो सके कि कैंसर सेल्स कौन सी ग्रो कर रही हैं और कितनी ग्रो कर रही हैं, ठीक है ना। बात करते हैं गैस्ट्रोस्कोपी। गैस्ट्रोस्कोपी एक प्रकार का एंडोस्कोपी का ही एक रूप होता है, पार्ट होता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें एक पतली सी ट्यूब लेते हैं और उसको माउथ के जरिए इंसर्ट करते हैं और इसोफेगस के रास्ते से हम स्टमक तक पहुंचाते हैं। इसमें क्या किया है, इसमें इस जो ट्यूब होती है, एंडोस्कोप होता है, इसमें क्या होता है, एक लाइट लगी होती है, कैमरा भी लगा रहता है, ठीक है। तो इससे प्रॉपर तरीके से विजुअलाइज किया जाता है कि स्टमक में जो कैंसर की सेल्स ग्रो कर रही हैं वो कितनी ग्रो कर रही हैं और कितना सेल्स डैमेज हो चुकी हैं स्टमक की, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए ये प्रोसीजर किया जाता है और इसके माध्यम से क्या किया जाता है, सैंपल भी लिया जा सकता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इमेजिनेशन टेस्ट। कुछ इमेजिंग टेस्ट भी होते हैं, जैसे कि एक्सरे किया जाता है, सीटी स्कैन किया जाता है, अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पीईटी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्या होते हैं, टेस्ट होते हैं जो कि किए जा सकते हैं, ठीक है। पीटी। चलिए तो इसके बाद अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, कि इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट है हमारा सर्जरी। इसमें हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं, जैसे कि गैस्ट्रेक्टमी। गैस्ट्रेक्टमी क्या होती है, देखिए, पार्शियली और टोटल रिमूव ऑफ द स्टमक। इसमें डिपेंड ये करता है कि स्टमक कितना अफेक्टेड हुआ है कैंसरस सेल से, उसके अनुसार ही इसके किया जाता है, गैस्ट्रेक्टमी की जाती है। यहाँ पर कुछ गैस्ट्रेक्टमी के पार्ट दिए गए हैं, जैसे कि देखिए, वेट से गैस्ट्रेक्टमी। इसमें क्या करते हैं, अगर स्टमक का ये वाला पार्ट डैमेज हुआ है इतना सा, तो इतने से को हम क्या करते हैं, सर्जरी के माध्यम से रिमूव करते हैं, तो इसे हम बेड से गैस्ट्रेक्टमी बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद सेंट्रल गैस्ट्रेक्टमी। सेंट्रल गैस्ट्रेक्टमी में हम किसे बोलते हैं, अगर इस सेंटर वाली जो पार्ट होता है, जो स्टमक का सेंटर वाला ये पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, अगर ये वाला पार्ट डैमेज हो गया है कैंसरस सेल से, तो अगर इसे सर्जरी के माध्यम से रिमूव करेंगे तो इसे हम सेंट्रल गैस्ट्रेक्टमी बोलेंगे। इसके साथ प्रोक्सिमल गैस्ट्रेक्टमी। प्रोक्सिमल गैस्ट्रेक्टमी हम उसे बोलते हैं जो कि अगर ये वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, अगर ये वाला पार्ट कैंसरस सेल से डैमेज हो गया है, ठीक है, और इस पार्ट को अगर हम सर्जरी के माध्यम से, इतने पार्ट को सर्जरी के माध्यम से रिमूव करेंगे, तो उसे हम प्रोक्सिमल गैस्ट्रेक्टमी बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद डिस्टल गैस्ट्रेक्टमी। अगर ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा हो, ये पाइलरस के यहाँ का जो पार्ट दिखाई दे रहा होगा, अगर ये डैमेज हुआ है और इसे सर्जरी के माध्यम से इतने पार्ट को रिमूव कर दिया गया है, तो इसे हम डिस्टल गैस्ट्रेक्टमी बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी। देखिए इसमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो गया है, अगर बहुत ज़्यादा सर्जरी के माध्यम से स्टमक के पार्ट को रिमूव कर दिया गया है, तकरीबन 95% जो स्टमक होता है वो डैमेज हो गया है, ठीक है। तो इतने पार्ट को अगर सर्जरी के माध्यम से रिमूव करते हैं तो इसे हम सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी बोलते हैं। इसके साथ टोटल गैस्ट्रेक्टमी। अगर क्या हो गया है, कैंसरस सेल इतनी ग्रो कर गई हैं कि जो हमारा स्टमक होता है ये पूरी तरीके से डैमेज हो गया है, ठीक है, पूरी तरीके से डैमेज हो गया है। तो अगर जब हम पूरी तरीके से स्टमक को रिमूव करते हैं पूरे पार्ट को, तो उसे हम टोटल गैस्ट्रेक्टमी बोलते हैं, टोटल गैस्ट्रेक्टमी बोलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ क्या होते हैं, सर्जरी के पार्ट होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बिलरोथ 1 एंड बिलरोथ सेकंड की। बिलरोथ 1 में हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जो हम पाइलोरस वाला पार्ट होता है बी वन, ठीक है, ये वाला पार्ट, अगर ये वाला पार्ट इतना, ये जो बीच में सर्कल दिया हुआ है, अगर ये वाला पार्ट डैमेज हो गया, ठीक है, तो इस वाले पार्ट को हम यहाँ से कट करते हैं, ठीक है, यहाँ से कट करते हैं और ड्यूडेनम को डायरेक्ट अटैच कर देते हैं, ठीक है। तो इसे हम बिलरोथ 1 बोलते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कट करते हैं, ठीक है, और डायरेक्ट क्या करते हैं, ड्यूडेनम को कनेक्ट कर देते हैं। अगर सेकंड की हम बात करें, बिलरोथ सेकंड की, तो बिलरोथ सेकंड में हम क्या करते हैं, जो हमारा स्टमक है, तो अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाला जो पार्ट है वो डैमेज हो गया है, ठीक है, और सर्जरी के माध्यम से यहाँ से कट करेंगे और यहाँ से कट करेंगे। इतने पार्ट को जब हम कट कर देते हैं, और इतने पार्ट को कट करके क्या कर देते हैं हम, जो ड्यूडेनम के बाद क्या होता है, जो जिजनम वाला पार्ट होता है, तो इस जिजनम वाले पार्ट को हम अटैच कर देते हैं, मतलब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के जिजनम वाले पार्ट को इस वाली एरिया से अटैच कर देते हैं, ठीक है। इसे हम बिलरोथ सेकंड बोलेंगे, ठीक है। यहाँ से कट करके, इस वाले पार्ट से कट करके यहाँ पर हम डायरेक्ट जिजनम वाले पार्ट को कनेक्ट कर देंगे, तो इसे हम बिलरोथ सेकंड बोलेंगे, ठीक है ना।
अगर अफेक्टेड हुआ है ये वाला पार्ट, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कीमोथेरेपी। तो देखिए, ड्रग टू किल कैंसरस सेल, कैंसरस सेल को जब ड्रग के माध्यम से किल किया जाता है, कैंसरस सेल को रोका जाता है ड्रग्स के माध्यम से, तो उसे हम कीमोथेरेपी बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद रेडिएशन थेरेपी, देखिए यूज्ड विथ हाई एनर्जी रेडिएशन। तो रेडिएशन थेरेपी में हम हाई एनर्जी रेडिएशन का यूज़ करते हैं ताकि कैंसर सेल्स की ग्रोथ को कम किया जा सके और उन्हें किल किया जा सके, ठीक है। और साथ ही साथ कॉम्बिनेशन कर सकते हैं हम कीमोथेरेपी का, ठीक है। साथ ही साथ रेडिएशन थेरेपी के साथ साथ कीमोथेरेपी भी चलाई जा सकती है, दोनों एक साथ किए जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इम्यूनोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी हम इसलिए करते हैं, देखिए यूज़ द इम्यून सिस्टम टू फाइट कैंसर इन द एडवांस केसेस। एडवांस केसेस में मतलब कि ज़्यादा कैंसर नहीं हुआ, ठीक है, तो उसमें हम इम्यूनोथेरेपी भी चला सकते हैं। इम्यूनोथेरेपी में क्या करते हैं, हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं ताकि जो कैंसर सेल्स की ग्रो हो रही हैं उनसे फाइट कर सके और उन्हें किल कर सके, उनकी ग्रोथ को रोक सके, ठीक है, हमारा इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो इसलिए हम इम्यूनोथेरेपी चलाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।